तो नमस्कार सभी को। अब हम लोग जो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेकंड लेक्चर पे हैं। सेकंड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और इसमें इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की थी, जिसमें पियाजे ने ये कहा था कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने आप ही सीखता है। वह जिस सराउंडिंग में रहता है उसी सराउंडिंग के हेल्प से सीखता है, किसी टीचर के सिखाने से वो नहीं सीखता है। इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। वो बहुत ही रेडिकल, इस बात को बहुत ही सीरियसनेस के साथ वो बात मानते थे। ठीक है, तो अब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की है, इसीलिए इसको स्टेज वाइज थ्योरी बताई है। उनका कहना ये था कि किसी भी बच्चे की अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी है तो वह इन 4 स्टेजेस से होकर ही गुजरेगा। 4 स्टेजेस ही होते हैं किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसकी बुद्धि के विकास में ये 4 स्टेजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें आप नाम अगर समझ जाएं, नाम का जो मतलब अगर समझ जाएं तो ये सारे स्टेजेस आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला जो हम लोग आरंभ करते हैं, स्टेज थ्योरी क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को इन सभी थ्योरी से, स्टेजेस से होकर ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को उनमें मिलता है। ठीक है, एक मिनट। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है भाई? तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें जो है इन दिस स्टेज इट इन्वॉल्व्स द सेंसेस। अब आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और मोटर एक्टिविटीज़, अपने हाथ पाँव से वो जो एक्टिविटी करता है वो सारी चीज़ें इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक होता है। ठीक है, चिल्ड्रन डू रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिसमें ब्रेन का यूज़ उतना नहीं होता है, बहुत सोच विचार नहीं करना होता है, तुरंत कर देता है। जैसे अगर आप उसको कुछ भी उसके हाथ में दें, उसको तुरंत पकड़ लेगा, ये सोचेगा नहीं कि इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, मेरे लिए सही है या गलत है, उसको तुरंत पकड़ लेता है। ग्रास्पिंग का अर्थ है पकड़ लेना। चूसना, अगर उसको कुछ भी दे दो उसके मुंह के आसपास तो उसको चूसना लगता है। आप उंगली दे दें तो चूसने लगेगा, अपनी उंगली चूसने लगेगा, या निप्पल दे दें तो वो निप्पल को भी चूसने लगता है। इन दिस स्टेज चाइल्ड ऑब्जर्व्स एंड इमिटेट हिज सराउंडिंग्स। इसी स्टेज में वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, कौन उसको पकड़ा हुआ है, वो कहाँ है, और वो उससे थोड़ा समझने लगता है। ये एकदम बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। ठीक है, और यही बात उन्होंने भी कही थी कि ना, पियाजे ने भी यही बात कही थी कि वो अपने सराउंडिंग से सीखता है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेमोरी ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग इन सिस्टमैटिक वे। अब वो चीज़ों को याद रखने में भी समर्थ हो जाता है, हो नहीं जाता है, समर्थ होना आरंभ करता है। ठीक है, मेमोरी स्टार्ट्स डेवलपिंग। ठीक है, मेमोरी तो मनुष्य में उसके जन्म से ही आरंभ हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर जाएं तो मेमोरी जन्म के पहले भी होता है मनुष्य में। ठीक है, वो अलग बात है, हमारे अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो अब इसकी हम लोग जितने भी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे उनके एक बार देख लेते हैं, साउंड वाउंड आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसमें हम लोग उसके हर स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके गुण क्या है, उसके खासियत क्या है, इस स्टेज में क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस फर्स्ट स्टेज की एक खास बात है। इसमें चिल्ड्रन लर्न टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को पहचानना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई बॉल दिया हुआ है, अगर उसको
ठीक है। तो वो समझ जाता है कि इसके साथ खेलना है, जब भी उसको आप ला के दोगे तो वो उसके साथ खेलने लगता है, उसको वो पहचान जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी उसके सामने से बॉल आप हटा लोगे तब भी उसके दिमाग में बॉल की परछाई बनी रहती है, उसको ये लगता रहता है कि मैं किसी के साथ अभी खेल रहा था, अभी वो नहीं है। जैसे ही उसके सामने आ जाएगा तो फिर से वो उसके साथ खेलने लगता है। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके दिमाग पर उस ऑब्जेक्ट की एक स्थायी परछाई रह जाती है, ठीक है। अगर वो अपने केयर टेकर को भी अगर उसके सामने नहीं होता है तो हाथ पैर पटकने लगता है कि भाई, जैसे केयर टेकर उसके पास पहुंचता है तो फिर वो चुप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो केयर टेकर है, उसके दिमाग में छप जाता है, उसके दिमाग में वो चीज़ अभी भी बनी हुई है। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, या आउट ऑफ साइट भी कहते हैं। आउट ऑफ साइट मतलब आंख से ओझल हो जाने के बाद भी उसके लिए उसका दिमाग काम करता रहता है, उसको वो चीज़ चाहिए होती है। फर्स्ट स्टेज जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उसको और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इतने समझ लीजिए कि कौन से स्टेज में क्या होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, इसमें वही अचानक से किसी भी चीज को करने की जो गुण है उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे क्या अचानक क्या करता है भाई, सकिंग करेगा, चूसने लगेगा, अपने उंगलियों को चूसने लगेगा, है ना। लुकिंग, आसपास टुकुर टुकुर देखने लगता है, ठीक है ना। वो समझने का प्रयास करता है कि ये भाई कहाँ मैं आ गया हूँ, कहाँ जन्म मैंने लिया है। सर्कुलर रिएक्शन से आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ रिपीटेडली वो अगर करता है तो वो रिपीटेडली करता ही रहता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़, जैसे अंगूठा चूस रहा है तो अंगूठा ही वो चूसते रहता है, इससे उसको लगता है कि इससे कोई आनंद उसको मिल रहा है। ये इसीलिए उसको क्या करता है, बार बार करने लगता है। तो रिपीटेडली सकिंग थंब, इसमें वो करता है, ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन से इसमें भी रिपीटेडली करता है, लेकिन इसमें जो है रिपीटेडली करने का जो उसका प्रोसेस है वो ये होता है कि थोड़ा फोकस के साथ करता है, मोर फोकस हो जाता है। वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाता है। मतलब अब वो 10 मिनट सकिंग करता था, अंगूठा से चूसता था, अब 1-1 घंटे तक सकिंग करता है, बड़े चाव के साथ सकिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आप सर्कुलर जहाँ पे देखेंगे आप यही समझे, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। जैसे यहाँ पर मीन्स और गोल की बात होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर उसको हंगर है, अगर उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगता है रोना एक माध्यम है अपने गोल की तरफ पहुंचने का, भूख मिटाने का। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। उसको पता है कि मीन्स और गोल्स अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये करेंगे तो इसी से ये चीज़ मिलेगा, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या है कि इसमें भी वो रिपीट करता है, और इसमें रिपीट होता है, रिपीट क्या करता है, मिस्टेक्स को रिपीट करता है, जो वो गलतियां करता है उसको वो बार बार रिपीट करता है। उसमें एक और चीज़ होता है, अटेंशन सीकर भी हो जाता है। अटेंशन सीकर हो जाता है मतलब उसका जो केयर टेकर था उससे उसको अटेंशन चाहिए, चारों तरफ केयर टेकर ही होना चाहिए, केयर टेकर के गोद में ही रहना चाहता है, केयर टेकर के साथ ही रहना चाहता है। तो ये जो चीज़ है इस स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट में क्या है साहब, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी, बच्चा 24 महीने का हो चुका है, मेंटल एक्टिविटी वो थोड़ा ज़्यादा शुरू कर देता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के विषय में
सोचने लगता है, ऑब्जेक्ट थिंकिंग, वो सोचने लगता है। इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी स्टेज में उसके अंदर आ जाता है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकेंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है भाई, 2 से 7 साल के बच्चों का ये स्टेज है। इसमें जो है प्री ऑपरेशनल मतलब थिंकिंग जो स्किल्स है वो कंप्लीटली काम नहीं कर रहा है, पूरा ऑपरेशनल नहीं है। उसके पहले का जो बंदोबस्त है, पहले का जो उसका जो काम करने का तरीका, उसके बारे में बात करना है। फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें वो बच्चा लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं करता है। इसी समय जो है बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता। हो सकता है 5-6 साल 7 साल के बच्चे मैथ्स कर रहे होंगे, लेकिन 2-3 साल का बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाता, मतलब 1 + 1 2 ही होगा, ये वो अभी तक समझने में असक्षम है। इस स्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और दूसरा इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम लोग जान ले तो इसी स्टेज में वोकैबुलरी एक्सपैंड करती है साहब। वोकैबुलरी एक्सपैंड करने का अर्थ है कि उसकी जो शब्दावली है, पहले मम्मा मम्मा कर रहा था, ठीक है, तो एक और जुड़ जाएगा, पापा पापा करेगा। ठीक है ना, उसके बाद सुसु करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसके वोकैबुलरी उसके क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। उसके वोकैबुलरीज उसमें वृद्धि आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा वो लिटिल अडल्ट जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। अब वो क्योंकि सोचने लगा है ना, इसीलिए सोचना जो है वो अडल्ट का कार्य है, लेकिन ये जो बच्चा है इसीलिए इसको लिटिल अडल्ट कहते हैं। प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुख्य जो गुण है वो क्या क्या है भाई? इगोसेंट्रिज्म, चिल्ड्रन फोकस ऑन देयर ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, मतलब ओन पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि उनको जो लगता है वही सही है, उनको जो सही लगता है वही सही है। ठीक है, और उन्हें ये भी लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ दूसरा क्यों नहीं सोच रहा है, वही। जैसे कि मान लीजिए उसको अगर कैडबरी खाना है तो माता जी क्यों नहीं बोल रही कि हाँ तुम कैडबरी खाओ, तो ये भावना उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, हालांकि ये आगे चलकर ईगोसेंट्रिज्म के अलग अलग रूप बनते हैं और ये इसमें कमी आ जाती है। और ईगोसेंट्रिज्म जब कम हो जाता है तो बच्चे में डिसेंटरिंग देखी जाती है। डिसेंटरिंग हो जाता है मतलब अब अपने आप को बहुत बड़ा तीर नहीं समझता है, वो नहीं सोचता है अब कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। इसी को डिसेंटरिंग कहते हैं, हालांकि ये हमारा भी विषय नहीं है। एनिमिज्म भी इसी स्टेज का एक भाग है। इसमें क्या होता है कि वो जिस टॉय से वो खेलता है वो सोचता है कि इस टॉय में जीवन है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ बोलता है, उसको खाना खिला देता है, उसको नहला देता है। उसको लगता है कि ये मैं जैसा हूँ, मेरे अंदर जैसे जीव है वैसे भी ये है। तो ये चीज़ एनिमिज्म कहलाती है। आपने एनिमेशन देखा होगा, एक पिक्चर है, उसी में जब उसको चलाने घुमाने फिराने बोलने में दिखाता है तो उसी वही एनिमेशन बन जाता है। तो बच्चे में एनिमिज्म इसी समय 2 से 7 साल की उम्र तक देखी जाती है। ठीक है, इसी समय आप देखेंगे बच्चे अपने टॉयज के साथ बात करते हैं। सिंबोलिज्म क्या होता है साहब? सिंबल का प्रयोग करता है। अगर उसको अपनी कोई बात बतानी है तो अपना सिंबल क्या करता है, शो करता है। ठीक है ना, या किसी प्रकार का इशारा करता है, आंख मारना है ना, आंख आंख तो नहीं मारता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इशारा होता है। तो इशारे के साथ अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है साहब। ठीक है, अब मोरल रियलिज्म क्या है? इसी में फोकस ऑन वन पर्सपेक्टिव एट अ टाइम, एक समय पे एक ही बात को वो सोचता है।
हर बात के दो तीन पहलू से होते हैं, सिचुएशन होते हैं, वो सिर्फ एक ही में लगा रहता है, एक ही काम को करता रहता है, दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। अगर एक व्यक्ति, हालांकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ केयर टेकर के पास ही रहता है, उसी के साथ रहेगा, खाएगा, अगर उसको कोई नहला देना तो केयर टेकर ही करेगा, दूसरा कोई कर देगा तो बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही उसके लिए मोरल रियलिज्म आती है। इसी समय अथॉरिटी भी आ जाती है साहब। अथॉरिटी उसी व्यक्ति का, केयर टेकर का, उस पर अथॉरिटी आ जाता है। वो अगर बोल दे तो चुप रहना तो चुप रहना है, मत रो, कुछ करो तो करने लगेगा, तो उसकी अथॉरिटी उसके सामने आ जाती है, ठीक है। रिवर्सिबल थिंकिंग, इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस करने तो लगता है, लेकिन रिवर्स चीज़ों को समझना की शक्ति नहीं रहती। जैसे 1 2 3 की जो काउंटिंग है वो इस तरीके से कर तो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं कर सकता है, 4 3 2 1, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 5 - 2, 5 + 2 7 होता है, तो 7 - 2 5 होता है, ये वो समझ नहीं पाता है, ये कैसे हो गया, है ना। वो देखता है कि 5 + 2 7 ही होना चाहिए, 7 - 2 5 कैसे होगा। ये जो लॉजिकली जो रिवर्सिबल थिंकिंग है बच्चे में नहीं होती है। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगुलर कोई चीज़ है, और कोई रुकिए, ये है, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ है, उसमें आपने 500 ml वाटर रखा है, ठीक है ना, 500 ml वाटर रखा है, तो उसके लिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें कुछ अलग चीज़ें रखी हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ें रखी हैं। क्यों ऐसा करता है बच्चा? क्योंकि ये ट्रायंगुलर है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, उसको लगता है कि शेप अलग है, तो भाई दोनों में चीज़ें भी अलग अलग होती है। तो कंजर्वेशन करने में वो सक्षम बच्चा नहीं होता है इस एज में, ठीक है ना। ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है भाई? चिल्ड्रेन इन अ ग्रुप टॉक बट डू नॉट रियली इंटरैक्ट और कम्युनिकेट। इसमें बच्चे जो हैं ग्रुप में बातचीत तो करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, बात तो करते हैं, ऐसा लगेगा कि बातचीत हो रही है, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, कोई किसी का सुनता नहीं। इसीलिए इसको मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग कहते हैं, सिर्फ इसमें बोला जा रहा है, कलेक्टिव, एक साथ। तो इसको डायलॉग कब बोलते हैं? डायलॉग का अर्थ है, डाया का मतलब दो, जब एक व्यक्ति बोले, एक व्यक्ति जब बोले तो दूसरा व्यक्ति क्या करे? सुने। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन यहाँ इस उम्र में बच्चे जो हैं, आप देखें क्लासरूम में बहुत आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि सभी बोल रहे होते हैं, कोई किसी का सुन नहीं रहा होता है, ठीक है, इसी उम्र में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब यहाँ पे समझ लीजिए, ऑपरेशनल का अर्थ है कि अब जो है कॉग्निटिविटी ऑपरेशनल हो चुकी है, अब चीज़ें बहुत ही अच्छे से उसको समझ में आने तो लगती है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में समझ पाता है? वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में समझ पाता है। यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब वो नहीं है जिससे कि रोड वगैरह बनता है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है उसके चारों तरफ जो चीज़ें रियल की रखी हुई हैं उनके बारे में उसकी समझ होने लगती है। लेकिन जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, दे विल फाइंड इट हार्ड टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वो एज्यूम नहीं कर सकता। अगर आप ये कह दें कि तुम ये मान लो कि तुम एक चिड़िया हो, वो ये समझ नहीं पाएगा कि मुझे कहा जा रहा मान, कैसे मैं मान लूँ? मैं तो एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे ये मान लूँ? ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष की आयु। इसी में वो बच्चा जो है थोड़ा मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है और एनिमिज्म नहीं होती है।
अब वो जिस टॉय के साथ खेलता है, अब उसको पता है कि अब इसको खाना खिलाएंगे तो खाएगा नहीं, बात करेंगे तो बात नहीं करेगा। ईगोसेंट्रिज्म की खत्म हो जाती है इसमें। ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाती है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि भाई मैं जैसा चाहूँगा दुनिया वैसा नहीं करती है, दुनिया थोड़ी जालिम है। इसमें क्यों ऐसा शुरू हो जाता है? क्योंकि इसी समय में मार पिटाई भी कुटाई चालू हो जाती है, तो उसकी जो ईगो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ईगो सेंट्रिज्म इस एज में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए आपको इस स्टेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में भी बता दें आपको। आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को अगर वो देख ले तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में छप जाता है। ठीक है ना, पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए पर्सन बन जाता है। अब उसके सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 दिन के बाद भी आ जा रहा है, आफ्टर 20 डेज, तब भी वो पहचान लेता है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को अभी आप खिलाइए और 5 घंटे के बाद फिर आप देखेंगे तो वो रोने गाने लगेगा कि ये कौन व्यक्ति आ गया। आइडेंटिटी बनने लगती है इसमें। कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन क्या है कि इसमें जो है अगर कोई एक डायमेंशन है, जैसे मान लीजिए एक रस्सी रखी हुई है ना, गोल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये जो मान लीजिए कोई रस्सी है, गोल रस्सी है, और इसको ले जाके हम इस तरीके से, ये 5 मीटर है, और इसको अगर हम फैला दें तो ये भी 5 मीटर होगी। ये बात वो समझ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में वो समझ आए, जैसे कि चीज़ें वही है, सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, लेकिन डायमेंशन अलग अलग हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि रोटी का जो गोल है ना, वो जो चीज़ है वो अगर उसको अगर हम लोग बेल दें, ठीक है, ये अभी क्या है 3D है, अगर उसको बेल दे वो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा इस तरीके से। तो 2D, तो ये चपाती है, तो उसको अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो ये नहीं समझेगा ये कुछ और बन गया तो इसको हम नहीं खा सकते, इसको हम खा सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया, इस समय वो मैथ्स सॉल्व कर सकता है। इस समय अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको समझ सकता है। जैसे कि इस समय अगर बच्चे को इस तरीके से आप कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से कहीं पे ले जाइए और उसको छोड़ के आइए, तो फिर वो रास्ते से फिर वो रिवर्स होके अपने घर आ सकता है। लेकिन छोटे से बच्चों को आप कहीं इस तरीके टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाइए और वो टेढ़ा मेढ़ा होकर कहीं और चला जाएगा बच्चा। तो इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। इसी समय ये देखने को मिलता है। इस समय वो अरेंजमेंट भी कर सकता है भाई, किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकता है। आप बड़े से बड़ा चीज़, छोटे से छोटा चीज़ दे दीजिए, उसको अपने हाइट के हिसाब से आप बोले तो वो सजा देगा। आप छोटे से बड़े सजाओ तो वो सजा देगा। ठीक है, इसी में होता है, इसी स्टेज में होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी स्टेज में हम लोग हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी चाकरी के लिए। तो हमारी जो स्टेज है कॉग्निटिव थिंकिंग की पूरी ऑपरेशनल है, पूरा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और फॉर्मल भी है, एक्सेप्टेड है ना, पूरी व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। हमें ठीक पता है कि हम क्या पढ़ेंगे तो कौन से एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, ये सारी बातें हम लोगों को ठीक से पता है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का लेवल बहुत हाई होता है। इसके पहले कॉन्क्रीट लेवल ऑफ थिंकिंग थी, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं भी है वो चीज़ वो कल्पना कर सकता है। इसी समय अगर आप कोई स्टोरी बताएं कि एक राजा था, उसकी एक महारानी थी, और वो जो महारानी है वो घुड़सवार करती थी, शत्रुओं से लड़ जाती थी, तो ये बात ना राजा है ना रानी है उसके पास, ना शत्रु है,
लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इसी स्टेज में इमेजिनेशन की पावर आ जाती है उसके अंदर। इसी स्टेज में आप कहानी वगैरह सुना सकते हैं जिसका उसके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और इस स्टेज में वो कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं जो उसके आसपास है, सिर्फ उसी को नहीं समझ पाता है, जो उसके सामने नहीं भी है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाता है। ठीक है, इसी समय जो है वो अपने इमेजिनेशंस के दुनिया में चला जाता है। इमेजिनेशन, इसी समय वो दिन में सपने देखने लगता है कि उसने पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया हूँ। ठीक है, उसको लग रहा है कि मैं अब तो राजा बन गया हूँ। इस तरीके के सपने वो बुनने लगता है, इमेजिनेशन में चला जाता है। इसी समय ही उसको थोड़ा सा दिल टूटने का भी खतरा रहता है। ठीक है ना, इसी समय पे वो पोएम वगैरह भी लिखने लगता है। ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, पोएट बन जाता है, कवि बन जाता है। ना दिलरुबा है, ना दिलरुबा से शादी हुई है, ना 1 2 3 4 हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से ये सब काम कर लेता है। ठीक है ना, ये कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी स्टेज में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है साहब, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं लेक्चर ख़त्म होने से पहले, एडोलिसेंट एगोसेंट्रिज्म। एडोलिसेंट में क्या है जी, ईगो जीवन में सबके होती है। ईगो मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके रूप बदलते रहते हैं। ठीक है ना, उसके रूप में क्या होती है, परिवर्तन आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें भी ईगो होती है, लेकिन ये एडोलिसेंट टाइप का ईगो होता है। इसमें पहले ये था कि दुनिया मेरे वजह से चल रही है, लेकिन अब ये है कि नो वन केयर्स अबाउट मी, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मेरे से किसी को मतलब नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा, पीपल नॉट अंडरस्टैंड देयर नीड, ये भावना उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो और वो क्या सोचता है कि उसको ऐसा लगता है कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं, इसीलिए कहीं पे जाने से पहले बहुत कॉन्शियस हो जाता है, ठीक से कपड़ा उपड़ा पहन लेता है, या ठीक से थोड़ा अपने आप को मैनेज मेंटेन करता है। लड़कियों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो एवरीवन नोटिसेस वाली बात है, लेकिन देखता कोई नहीं है, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास कि आपको देखे और अपना काम छोड़ देवे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही यहाँ पे जो लेवल है, वो बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ लोग वैसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, या मैं जो चाहता हूँ वैसा लोग क्यों नहीं चाहते हैं, मुझसे लोगों को क्यों नहीं मतलब है। ये सारी भावनाएं उसके अंदर आ जाती है। तो इसी को एडोलिसेंट एगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आपसे मिलेंगे इसके 3rd लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग वाइगॉट्स्की के थ्योरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।